बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया है माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 5 कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस को। जी हाँ, पिछली वीडियो में हमने कुछ स्लाइड पढ़े थे इस चैप्टर के, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारे रिमेनिंग स्लाइड रहते हैं। हमारे रिमेनिंग स्लाइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस से। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ द सर्जिकल एसेप्सिस। जैसे कि हमने मेडिकल के प्रिंसिपल कुछ पढ़े मेडिकल एसेप्सिस के। Always face the sterile field, do not turn back or side on a sterile field। ये भी MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप sterile field के सामने रहेंगे, ना कि आपका बैक होना चाहिए या आपका साइड होना चाहिए। ये क्यों? बिकॉज sterile ऑब्जेक्ट विच आर आउट ऑफ द विजन, वो sterile field जो अगर आपके नज़र के सामने ना हो, वो ऑब्जेक्ट जो स्टेराइल होते हैं कंसिडर बी क्वेश्चनेबल एंड देयर स्टेरिलिटी कैन नॉट बी गारंटीड। तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो अभी स्टेराइल के लम्हे में है, मोमेंट में है या नहीं है, बिकॉज आपके सामने ही नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कीप स्टेराइल इक्विपमेंट अबव योर वेस्ट लेवल और अबव द टेबल लेवल। तो एक अम्बिलिकल कार्ड के साथ एक पोजीशन होता है, तो आपने इसके ऊपर जो स्टेराइल इक्विपमेंट होते हैं, स्टेराइल फील्ड होता है, वो होता है बिकॉज वो आपके बिल्कुल सामने होता है, ना कि बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे। वेस्ट लेवल एंड टेबल लेवल आर कंसिडर द मार्जिन ऑफ द सेफ्टी एंड विल प्रमोट द मैक्सिमम विजिबिलिटी ऑफ द स्टेराइल फील्ड। तो ये हमारे पास इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये बिल्कुल जब हम खड़े होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी तो ये हमारे बिल्कुल सामने होते हैं, हमारे लेवल का होता है। तो कीप द स्टेराइल इक्विपमेंट अबव द वेस्ट लेवल। वेस्ट लेवल इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से। डू नॉट स्पीक, स्नीज एंड कफ एवर स्टेराइल फील्ड। तो आपने कान से नहीं रहना है या अपने स्नीजिंग वगैरह नहीं करनी, बिकॉज स्टेराइल फील्ड कंटेमिनेटेड हो सकता है। टू प्रिवेंट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो ड्रॉप की शक्ल में आपके इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नेवर रीच अक्रॉस द स्टेराइल फील्ड व्हेन नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट इज हेल्ड अबव द स्टेराइल ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी काज द मैक्रोऑर्गेनिज्म टू फॉल इनटू द स्टेराइल फील्ड। तो नेवर रीच अक्रॉस स्टेराइल फील्ड का मतलब है कि आपने नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट को कभी भी स्टेराइल ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं रखना है, बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म हैवी होते हैं, तो फिर वो ऊपर से कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से नीचे गिर सकते हैं, तो वो नॉन स्टेराइल चीज़ों को भी स्टेराइल चीज़ों को भी कंटेमिनेटेड नॉन स्टेराइल कर सकता है। कीप द अनस्टेराइल यूटेंसिल ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द स्टेराइल फील्ड। तो वो चीज़ें जो वो यूटेंसिल वो किडनी ट्रे जो होते हैं, आपने उनको दूर रखना है स्टेराइल फील्ड से, बिकॉज वो कंटेमिनेटेड कर सकते हैं स्टेराइल फील्ड को। मैक्रोऑर्गेनिज्म में भी ट्रांसफर फ्रॉम एवर अ नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट और टच स्टेराइल फील्ड। तो इस तरह के यही बात कि मैक्रोऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो सकते हैं उस यूटेंसिल से स्टेराइल फील्ड में। कीप द स्टेराइल फील्ड ड्राई, आपने ड्राई रखना है, बिकॉज मैक्रोऑर्गेनिज्म डू नॉट पास इजली थ्रू अ ड्राई सरफेस। तो ड्राई सरफेस से अमूमन आमतौर पर मैक्रोऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र नहीं हो सकते कंपेयर टू वेट या वाटर के साथ जब हम कंपेयर करें। द एज ऑफ द स्टेराइल फील्ड इज कंसिडर अनस्टेराइल। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एजेस ऑफ द स्टेराइल फील्ड, जो खास फील्ड का जो एरिया होते हैं उसके जो एजेस होते हैं, यानी कि जो एज जो कॉर्नर होते हैं वो आमतौर पर नॉन स्टेराइल होते हैं, बिकॉज प्रोक्सिमिटी टू कंटेमिनेटेड एरिया मेक दिस स्टेरिलिटी डाउटफुल। यानी कि जो स्टेराइल फील्ड के जो आखिरी हिस्से होते हैं तो उसे ये तस्वीर किया जाता है कि कंटेमिनेटेड एरिया होता है आमतौर पर, यानी कि नॉन स्टेराइल फील्ड के एरिया में आ सकता है। हैंडल द लिक्विड कॉशियसली नियर द स्टेराइल फील्ड और प्रिवेंट द ड्रॉप्स और रेपर्स फ्रॉम द बिकमिंग वेट। तो आपने तो वहाँ पर लिक्विड का बहुत ख्याल रखना है, बिकॉज लिक्विड ज़रिए बन सकते हैं मैक्रोऑर्गेनिज्म का ट्रांसफ़र होने का, उस स्टेराइल फील्ड को नॉन स्टेराइल कर सकता है। व्हेन लिक्विड वेट कनेक्ट नॉन स्टेराइल फील्ड विद स्टेराइल फील्ड। तो इस तरह नॉन स्टेराइल फील्ड जो होता है नॉर्मली जो इन्वायरमेंट नॉन स्टेराइल इन्वायरमेंट होता है, तो वो स्टेराइल इन्वायरमेंट को भी जो लिक्विड की वजह से नॉन स्टेराइल कर सकता है। तो लिक्विड का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। प्रिंसिपल ऑफ द सर्जिकल एसेप्सिस का लास्ट स्लाइड है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को स्लाइड पढ़ाऊँ, एक बोनस पॉइंट में एक MCQ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो कौन सा टेस्ट है जो हम सेप्सिस की सीवियरिटी को मालूम कर सकते हैं या इन्फ्लेमेशन की सीवियरिटी को मालूम कर सकते हैं? तो दो टेस्ट है, PCT एंड CRP, प्रोकैल्सिटोनिन एंड CRP रिएक्टिव प्रोटीन। ये दो टेस्ट PCT एंड CRP दोनों अपने साथ लिख ले। ये हम किसी भी सेप्सिस की सीवियरिटी को मालूम कर सकते हैं कि कितना सेप्सिस सीवियर है या इन्फ्लेमेशन कितना इन्फ्लेमेशन है
और उस ह्यूमन बॉडी में, तो ये दोनों टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो आगे जाते हैं, ईच स्टेरॉइड सप्लाई शुड बी क्लियरली लेबल एज इट्स कंटेंट टाइम एंड डेट ऑफ द स्टेरलाइजेशन। तो कुछ स्टेरॉइड पिल के कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट भी हो सकती है या स्टेरॉइड पिल भी हो सकता है जो एक ख़ास लम्हे या किसी एक ख़ास डेट टाइम तक स्टेरिलाइजेशन उसमें होता है, तो उस पर टाइम और डेट का होना ज़रूरी है बिकॉज टू इंश्योर द स्टेरिलिटी। नेवर एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेराइड, ऑलवेज चेक द स्टेरिलिटी एक्सपायरी डेट। तो कभी भी आप ये कंसिडर ना करें कि हमेशा एक चीज़ स्टेराइल रहेगी, बल्कि आप चेक करें उस पर एक्सपायरी डेट ताकि आप कंफर्म कर सकें कि कितने टाइम तक स्टेराइल है। Sterility of an object wrapped in a paper cloth become doubtful after the 4 week। तो स्टेरिलिटी जो ऑब्जेक्ट की जो सिविरिटी है पेपर में या किसी भी क्लॉथ पर जब लिखी होती है, तो फिर वो अगर उसके आफ्टर 4 वीक तो उसको डाउटफुल किया जाएगा कि इसकी स्टेरिलिटी अभी नहीं रहेगी। अवॉइड द स्वीपिंग डस्टिंग व्हेन द स्टेराइल ऑब्जेक्ट आर ओपन। जब आप स्टेराइल ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं तो आप वहाँ पर डस्टिंग और स्वीपिंग का बहुत ख्याल रखें बिकॉज ट्रांसफ़र हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो नॉन स्टेराइल काजिंग वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टेराइल को नॉन स्टेराइल कर सकते हैं। डस्ट पार्टिकल इज़ अ डस्ट पार्टिकल ट्रांसफ़र हो सकता है। पुट ऑन मास्क, वॉश हैंड, पुट ऑन गाउन्स एंड ग्लोव्स बिफोर हैंडलिंग द स्टेराइल सप्लाईज। जब आप स्टेराइल फील्ड में स्टेराइल एनवायरनमेंट में जब कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपने ग्लव्स पहनने हैं, गाउन्स पहनना है आपने, इसके अलावा आपने हैंड वॉशिंग भी करनी है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन, ताकि कंटेमिनेशन ना हो या नॉन स्टेरिलिटी ना हो। प्रोसीजर इंक्लूडेड इन द सर्जिकल एसेप्सिस। तो सर्जिकल एसेप्सिस के दौरान कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें? नंबर 1 सर्जिकल हैंड स्क्रब, डाइनिंग गाउन, अप्लाइंग एंड रिमूविंग स्टेराइल ग्लव्स, स्टेरिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट। तो ये सारी चीज़ों को आपने ख्याल रखना है ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग इन द ऑपरेटिंग रूम। रिमेंबर, यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि द फाउंडर ऑफ द नर्सिंग है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट बातें एसेप्टिक एनवायरनमेंट के हवाले से डिस्कस की जा रही है। इफेक्टिवनेस ऑफ द एसेप्टिक प्रैक्टिसेस डिपेंड अपॉन द नर्स कॉन्सेंट्रेशनेस एंड कंसिस्टेंसी इन यूजिंग द इफेक्टिव एसेप्टिक टेक्निक्स। वो कहती है कि एसेप्टिक प्रैक्टिस का इफेक्टिव होना डिपेंड करता है नर्स पर, नर्स के मुसलसल जद्दोजहद पर और उसके मुसलसल मेहनत पर बाय यूजिंग इफेक्टिव एसेप्टिक टेक्निक, और इस तरह इसके साथ साथ इफेक्टिव टेक्निक को इस्तेमाल करना। तो जब एक नर्स इफेक्टिव एसेप्टिक टेक्निक या प्रोसेस को इस्तेमाल करेगा तो इस तरह इफेक्टिव एसेप्टिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकेगा। द नर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद सेफ एनवायरनमेंट। नर्स रिस्पॉन्सिबल है एक पेशेंट को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। द नर्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द क्लाइंट इज़ द फर्स्ट डू नॉट हार्म। पहले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नर्स की वजह से पेशेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्लाइंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। इट इज़ ईजी टू फॉरगेट द प्रोसीजर स्टेप। और वो ये भी कहती है कि नर्स इजीली भूल सकता है एसेप्टिक एनवायरनमेंट के जो स्टेप होते हैं, और या व्हेन द हरिड टू ब्रेक द शॉर्टकट दैट ब्रेक द एसेप्टिक प्रोसीजर, या वो अगर जल्दी में हो तो फिर एसेप्टिक प्रोसीजर जो प्रिंसिपल स्टेप बाय स्टेप होता है शॉर्टकट लेने के लिए उसको ब्रेक कर सकता है। तो ये बहुत ईजी होता है नर्स के लिए। लेकिन हाउएवर द नर्स फेलियर टू बी द meticulous will place the client at risk for an infection that can be seriously impaired recovery। लेकिन इन दो गलतियों की वजह से, बोलने की वजह से और शॉर्टकट की वजह से एक पेशेंट की लाइफ ख़तरे में हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शन भी हो सकता है उसको सीरियसली, और उसके रिकवरी में भी बहुत टाइम लग सकता है। तो ये दोनों जो रिमेंबर जो इम्पोर्टेंट बातें थे ये किसने कही है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। चेन ऑफ इन्फेक्शन, व्हाट इज़ चेन ऑफ इन्फेक्शन? हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है डिटेल से। अभी हम दोबारा यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं ताकि हमसे कोई MCQs या कोई टॉपिक रह ना जाए। द चेन ऑफ इन्फेक्शन डिस्क्राइब हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन और प्लेस टू अनदर। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह डिजीज़ काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, एक जगह से दूसरी जगह या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है और उस डिज़ीज़ को काज कर सकता है, या किसी भी डिज़ीज़ को एक जगह से या एक ह्यूमन से दूसरी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ऐसे हम चेन कहते हैं, यानी कि चेन ऑफ इन्फेक्शन।
दिस कुड बी वे समवन हैंड, ये हैंड के ज़रिए भी हो सकता है ऑन एन ऑब्जेक्ट या किसी कोई कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, और थ्रू एयर या किसी एयर कंटेमिनेटेड एयर से, और बॉडीली फ्लूइड कांटेक्ट या किसी बॉडीली फ्लूइड कांटेक्ट से। तो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए, चाहे वो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो जहाँ पर बैक्टीरिया हो, या कंटेमिनेटेड गंदा एयर हो, या हमारी बॉडी के कुछ फ्लूइड हो, चाहे वो स्किन से हो या मुंह के ज़रिए हो या थ्रू डायरेक्टली कांटेक्ट के ज़रिए हो, तो इसके ज़रिए कोई भी मैक्रोऑर्गेनिज्म चेन में जा सकता है और डिजीज़ काज कर सकता है, दूसरे ह्यूमन बॉडी में डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है। The chain of infection is used to represent the series of the steps that allow the infection to be passed from one person to another। तो चेन ऑफ द इन्फेक्शन ये इस तरह का एक सीरीज स्टेप वाइज एक इन्फेक्शन काज करने वाला चेन है जिसमें डिजीज़ ट्रांसफ़र होता है एक खास चेन और स्टेप वाइज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पहला इन्फेक्शन एजेंट होता है, यहीं फिर एजेंट कहाँ पर रहता है, एक रिजर्वायर में जैसे कि ह्यूमन बॉडी में या सॉइल में या किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और जहाँ पर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म रहता है वहाँ से वो एक ख़ास रूट के ज़रिए निकलेगा भी, तो उसे हम पोर्टल ऑफ एग्जैक्ट कहते हैं। और जब यही माइक्रोऑर्गेनिज्म बाहर निकलेगा तो फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोई चीज़ के ज़रिए ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो एयर हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो फ्लूइड हो, चाहे वो स्किन के ज़रिए हो, और फिर यही जब ट्रांसफ़र होगा माइक्रोऑर्गेनिज्म तो फिर पोर्टल ऑफ द एंट्री दूसरी ह्यूमन बॉडी में या दूसरे ऑब्जेक्ट में या दूसरे एनिमल्स में एंट्री करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो माउथ है, इंटेस्टाइनल है, या थ्रू आइज़ है, या किसी भी म्यूकस कंटेनिंग हमारे बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं तो उसके ज़रिए एंट्री कर सकते हैं हमारे बॉडी में। और फिर जब एंट्री करते हैं तो फिर ससेप्टेबल होस्ट जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो फिर उसको ऊपर अटैक करता है और उसमें रहता है और रिप्लिकेट करता है। तो ये हमारा चेन ऑफ इन्फेक्शन एक ख़ास स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चेन ऑफ द इन्फेक्शन यहाँ पर डिटेल में डायग्राम में बताया जा रहा है, लेकिन आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर टच देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जर्म्स हमारे पास वो बैक्टीरियल, वो वायरस, वो पैरासाइट होते हैं जो डिजीज़ काज करने वाले। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में ट्यूबरकुलोसिस, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, और वायरस में फॉर एग्जांपल एथलीट डिजीज़, या इसके अलावा पैरासाइट में मलेरिया डिजीज़ या लेशमीनियासिस। और इसके अलावा जर्म्स लाइव जहाँ पर लाइव करते हैं उसे हम रिजर्वायर करते हैं। फॉर एग्जांपल पीपल, ह्यूमन बॉडी, एनिमल, चाहे वो डॉग, कैट हो, रेप्टाइल हो, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर हो, फूड के ज़रिए हो, सॉइल, वाटर, तो ये हमारे पास लाइव जहाँ पर जर्म्स रहते हैं। हाउ जर्म गेट आउट, तो फिर ये पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट किस जगह से बाहर निकलते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट क्या है, मौत से, यानी कि वोमिटिंग और सलाइवा की शक्ल में, कट इन द स्किन, या कोई स्किन में कट हो, या ड्यूरिंग डायपरिंग एंड टॉयलेटिंग, स्टूल, या किसी बच्चे के डायपर से या किसी स्टूल के ज़रिए। तो ये हमारे पास सारे जो है ये पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट, इसके ज़रिए माइक्रोऑर्गेनिज्म बाहर निकल सकता है। इसके अलावा जर्म्स गेट अराउंड किस तरह ट्रांसफ़र हो सकता है, जब बाहर निकल जाए ह्यूमन बॉडी से या किसी भी एनिमल से, कॉन्टेक्ट, हैंड, टॉयज़, इसके अलावा ड्रॉप्स और स्पीक, स्नीजिंग और कप और एयर, फूड। तो ये सारे डिजीज़ काज करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसकी वजह से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा हाउ जर्म्स गेट इन, किस तरह एंट्री हो सकती है मौत के ज़रिए, गट यानी कि इंटेस्टाइन्स के ज़रिए, आइज़ के ज़रिए, बिकॉज हमारे आइज़ में या नोज़ में म्यूकस मेम्ब्रेन होते तो उसमें बैक्टीरिया ट्रैप भी हो सकती है। अगर ट्रैप ना हो तो फिर वो डायरेक्टली अंदर जा सकते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में और ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है। ससेप्टेबल होस्ट से मुराद वो पर्सन जो इन्फेक्शन को जब एक्सपोज होता है तो फिर वो इन्फेक्टेड हो सकता है जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। फॉर एग्जांपल बेबीज़, चिल्ड्रन, एडल्ट जो एज वाले लोग होते हैं, पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम्स, अनइम्यूनाइज्ड पीपल, या जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, एनीवन, और कोई भी ससेप्टेबल हसास हो सकता है इन्फेक्शन को। तो ये हमारे पास चेन ऑफ द इन्फेक्शन डायग्राम है जिसके ज़रिए कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है। तो आगे हम जाने वाले हैं, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
तो अभी हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं चेन ऑफ द इन्फेक्शन को। फॉर एग्जांपल पहले नंबर पर हमारे पास आते हैं इन्फेक्शियस एजेंट और जर्म्स, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिजर्वायर, और तीसरे नंबर पर पढ़ने वाले पोर्ट ऑफ एग्जैक्ट, और फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और फिर पोर्टल ऑफ द एंट्री। तो इस तरह मजीद आगे हम पढ़ते जाएंगे विद MCQ। इन्फेक्शन एजेंट हमारे पास पैथोजन होते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस TB को काज करती है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को काज करता है, लंग डिजीज़ है। इसके अलावा हमारे पास जो वायरस होते हैं हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, तो ये सारे वायरस के डिजीज़ है। और पंजाब में फॉर एग्जांपल फुट एथलेट या रिंगवॉर्म डिजीज़ है। और पैरासाइट में लेशमेनियासिस या दूसरा डिजीज़ मलेरिया जो डिजीज़ होता है। तो ये सारे हमारे पास इन्फेक्शन एजेंट होते हैं, जर्म्स होते हैं जिससे डिजीज़ काज होती है। द वायरुलेंस ऑफ दिस पैथोजन डिपेंड अपॉन द नंबर, their potency, their ability to enter survivor in the body and their susceptibility of the host। तो ये सारे पैथोजन जो होते हैं इसके जो इन्फेक्शन की जो एबिलिटी है डिपेंड करती है किस पर, नंबर पर, कि वो कितने इन नंबर है, या देयर पोटेंसी एबिलिटी पर उसके डिपेंड करती है, या इसके अलावा वो किस तरह एंट्री कर पाती है या नहीं कर पाते पैथोजन। बिकॉज स्किन भी तो एक फर्स्ट लाइन इम्यून सिस्टम डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा जब अंदर जाता है तो फिर वो इम्यून सिस्टम से किल होता है या नहीं होता, यानी कि अपने आप को रेजिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एबिलिटी टू एंटर, या इसके अलावा वो बॉडी भी सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकती, उसको इम्यून सिस्टम किल करती है या नहीं कर पाती। एंड सस्टेबिलिटी ऑफ द होस्ट, या जो होस्ट है जो इन्फेक्टेड होने वाला पर्सन है वो ससेप्टेबल हसास है इन्फेक्शन को या नहीं। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है। हाँ, अगर पैथोजन इंटर भी होता है तो कभी कभार इन्फेक्शन को काज नहीं करता। तो ये सारे हमारे पास इन्फेक्शन एजेंट और जर्म्स होते हैं। सेकंड नंबर पर आता है रिजर्वायर, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो पैथोजन जो डिजीज़ को काज करता है वो रहते, तो उसे हम रिजर्वायर कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रिजर्वायर इज़ एनी पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, आर्थ्रोपोड हो सकता है, प्लांट, सॉइल, और एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस होता है इन विच द इन्फेक्शन एजेंट नॉर्मली लाइव्स एंड मल्टीप्लाइज। तो जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हो और मल्टीप्लाई करते हो, तो उस जगह का नाम क्या है? रिजर्वायर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एनिमेट का क्या मतलब है? लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल रिजर्वायर इंक्लूड पीपल, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो वो सारे पीपल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, अदर एनिमल्स जो लिविंग थिंग्स हों और वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शन काज करे, तो उसे हम एनिमेट कहते हैं। इनएनिमेट कैसे कहते हैं? इसका ऑपोजिट रिजर्वायर इंक्लूड सॉइल, वाटर, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, फूड, फिशेस, इंट्रावेनस फ्लूइड एंड इक्विपमेंट। तो ये सारे हमारे पास इनएनिमेट है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और वहाँ पर वो सर्वाइव करते हैं, लाइव करते हैं वो पैथोजन, तो उसको हम इनएनिमेट कहते हैं। आगे हमारे पास थर्ड नंबर पर आते हैं पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट। नाम से ज़ाहिर होता है जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट करता है, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से बाहर निकल कर दूसरे पर्सन में जाता है, तो इसे हम पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट कहते हैं। पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट इज द मीन बाय विच द पैथोजन एग्जिस्ट फ्रॉम द रिजर्वायर। तो रिजर्वायर जहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, तो जब वहाँ से निकल कर कौन से रास्तों से निकलता है? एक ख़ास रूट से, तो उसे हम पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट कहते हैं। फॉर अ ह्यूमन रिजर्वायर द पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट कैन इंक्लूड ब्लड। तो ये ब्लड के जरिए बाहर जा सकता है, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से, या एनीथिंग एग्जिस्टिंग फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिनरी ट्रैक्ट्स। तो किसी भी फीसिस से, ड्रॉपलेट से, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, या कपिंग की शक्ल से बाहर पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट उस पैथोजन की हो सकती है, बाहर निकल सकता है उस इन्फेक्टेड पर्सन से, तो इसे हम पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट कहते हैं। आगे हमारे पास है, ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट है। यहाँ पर एयर्स है, आइज़ है, माउथ है, और इसके अलावा ब्रोकन स्किन है। इन फीमेल्स हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स है, या सेमिनल वेसिकल है, या यूरेथ्रा यूरिन है, फीसिस है। तो ये हमारे पास पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट के कुछ रूट्स है। आगे हमारे पास है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किस तरह जब बाहर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोर्टल ऑफ द एग्जैक्ट के जरिए जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आता है, तो फिर किस तरह वो आगे ट्रांसमिट होता है, दूसरे ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी हो सकता है। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट का मतलब है कि माउथ टू माउथ, या कोई ड्रॉप्स की शक्ल में, या इनडायरेक्टली जब हम किसी चीज़ को, इक्विपमेंट को, या कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, या ड्रॉपलेट को, या ड्रॉपलेट वाटर के ज़रिए, फूड के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें जो कंटामिनेटेड हो तो उसके ज़रिए ट्रांसमिशन हो सकती है एक पैथोजन की एक जगह से दूसरी जगह में।
वेक्टर बॉर्न वो फ्लाइज, वो इंसेक्ट होते हैं जो एक डिजीज़ काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से उठाते हैं थ्रू अपने पाँव के ज़रिए दूसरी जगह पर जब बैठ जाते हैं या किसी वॉन्ड या ज़ख़म पर बैठ जाते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें बायोलॉजिकल भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी इंसेक्ट फ्लाइज हो सकते हैं, या मैकेनिकल भी हो सकते हैं। मैकेनिकल जो चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो उसके ज़रिए भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका हो सकता है। एयरबोर्न यानी कि हवा के एयर की शक्ल में भी जो लाइटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, फॉर एग्जांपल कोरोना के केस में भी यही तस्वर किया जाता था कि बहुत लाइट है और ये इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू एयर, तो इसलिए मास्क का पहनना उस टाइम बहुत ज़रूरी था। लेकिन बाद में रिसर्च किया गया कि उसका वेट ज़्यादा है तो एयर के ज़रिए वो एक ख़ास जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। कॉमन व्हीकल दूसरे चीज़ों के ज़रिए में भी हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन का शिकार हो सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारे पास ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम की शक्ल में भी थ्रू हैंड, ब्लड या वाटर या ड्रॉपलेट की शक्ल में ट्रांसमिशन हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इन्फेक्शन एजेंट कैन गेट इनटू द बॉडी थ्रू द वेरियस पोर्टल ऑफ द एंट्री, तो मुख्तलिफ रास्तों से अंदर जा सकता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करने वाला हो, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग म्यूकस मेम्ब्रेन जो इन्फेक्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन हो, या नॉन इंटेक्ट स्किन या जो इन्फेक्टेड स्किन हो दूसरे स्किन के साथ जब कॉन्टेक्ट में लाए, एंड रिस्पायरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या रिस्पायरेटरी ड्रॉप की शक्ल में या कपिंग की शक्ल में जब कोई ड्रॉप बाहर निकलता है दूसरे पर्सन में जाता है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फीसेस की शक्ल में, या जीनो यूरिनरी ट्रैक या यूरिन की शक्ल में। पैथोजन ऑफ्टन एंटर द बॉडी ऑफ द होस्ट थ्रू द सेम रूट दे एग्जिट द रिजर्वायर, तो जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हो और उससे बाहर निकलते हो पोर्टल ऑफ द एग्जिट के ज़रिए बाहर निकलते हो तो फिर वही पाथ बन जाता है पोर्टल ऑफ द एंट्री का भी। फॉर एग्जांपल मौत से बाहर निकल सकता है, या रिस्पायरेटरी ट्रैक के ज़रिए, या एंटिक स्किन वॉन्ड्स के ज़रिए, या यूरिन की शक्ल में, फेसेस की शक्ल में जब बाहर निकल सकते हैं तो अंदर भी इन्हीं के रास्तों से अंदर जा सकता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल एयरबोर्न पैथोजन फ्रॉम वन पर्सन स्नीज कैन एंटर थ्रू द नोज ऑफ द अनदर पर्सन, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वेट लाइट हो तो फिर वो इजीली एयर में ट्रांसमिट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह में। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस की शक्ल में जब एक पर्सन को टीबी हो तो आपने उनसे थोड़ा सा फासला रखना है, वो इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लो कर सकता है एयर में एंड इन्फेक्ट कर सकता है हेल्थी पर्सन को। तो आगे हमारे पास है ये डायग्राम में आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है कि पोर्टल ऑफ द एंट्री कौन कौन से है। 6 नंबर पर है ससेप्टेबल होस्ट, द फाइनल लिंक इन द चेन ऑफ द इन्फेक्शन इज़ अ ससेप्टेबल होस्ट, तो फाइनल जो आखिरी पार्ट है चेन ऑफ इन्फेक्शन का वो ससेप्टेबल होस्ट है। समवन एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन का जिसको इन्फेक्शन का ख़तरा हो। इन्फेक्शन डज नॉट अकर ऑटोमेटिकली व्हेन पैथोजन एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन हुज इम्यून सिस्टम इज़ अ फंक्शन नॉर्मली, तो जब पैथोजन पोर्टल ऑफ द एंट्री होती है, जब किसी पैथोजन की एंटर होता है बॉडी में तो डायरेक्टली वो डिजीज़ काज नहीं कर सकता बिकॉज उसका इम्यून सिस्टम नॉर्मल हो सकता है यानी कि स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की एबिलिटी रखता है। When a virulent pathogen enter an immune compromised person, however the infection generally follow, लेकिन अगर उसका इम्यून सिस्टम कम्प्रोमाइज़ करता है यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की एबिलिटी नहीं रखता है तो फिर वो इन्फेक्शन को काज कर सकता है ह्यूमन बॉडी में। वेदर एक्सपोजर टू अ पैथोजन रिजल्ट इन इन्फेक्शन डिपेंड अपॉन द सेवरल फैक्टर, तो जब पैथोजन की एंट्री होती है तो इन्फेक्शन का काज होना डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर पर। फॉर एग्जाम्पल to the person exposure the host the pathogens agent the environment, तो होस्ट पर डिपेंड करता है उसकी इम्यून सिस्टम पर, पैथोजन एजेंट पर डिपेंड करता है कि उसकी पैथोजेनिसिटी जो वायरुलेंट से है वो एबिलिटी रखता है या नहीं, बहुत वायरुलेंट है या नहीं है, रेजिस्ट करता है इम्यून सिस्टम को या नहीं, या इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसकी एंट्री होती है। होस्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द एक्सपोजर इंक्लूड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नेचुरल बैरियर्स, तो होस्ट फैक्टर डिपेंड करता है उसके एक्सपोजर पर। फॉर एग्जांपल कि उसके जो नेचुरल बैरियर्स होते हैं, फर्स्ट लाइन जो हमारे पास होता है नेचुरल बैरियर वो है स्किन, अगर स्किन अंदर जाने नहीं देता माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो फिर इन्फेक्शन का चांस नहीं बन सकता। इसके अलावा द फंक्शन स्टेट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द इन्वेसिव डिवाइसेस,
तो इस तरह डिपेंड करता है उसकी इम्यून सिस्टम पर, इम्यून सिस्टम के फंक्शन पर। अगर वो वीक हो तो फिर उसे इन्फेक्शन, उसकी सेसिबिलिटी हो सकती है उसकी, अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। या इसके अलावा अगर पैथोजन बहुत वायरेंट हो, बहुत ख़तरनाक हो, यानी कि उसका वो रेजिस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह के बैक्टीरिया है जो रेजिस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं इम्यून सिस्टम को, तो फिर वो ससेप्टेबल होस्ट हो सकता है और इन्फेक्शन उसमें काज हो सकता है। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट था चेन ऑफ द इन्फेक्शन का। तो इंशाल्लाह आज हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो हमारे कुछ ही स्लाइड रहते हैं, तकरीबन 6-7 स्लाइड रहते हैं, आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।